बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। ऐसे में टीएनपी न्यूज की टीम लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता और मौजूदा विधायकों से बातचीत कर रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता सोहन सिंह रावत ने पालीगंज से भाकपा माले के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। टीएनपी न्यूज की टीम बिहार की हर एक विधानसभा सीट का हाल आप तक पहुंचा रही है। 243 विधानसभाओं में इस बार कौन से समीकरण बन रहे हैं, विधायक जी ने कितना काम किया है, जनता विधायक जी के काम से खुश है या फिर नाराज, हर एक पहलू पर बारीकी से आप तक जानकारी पहुंचा रही है। साथ ही साथ बिहार की सियासत के दिग्गजों से मुलाकात का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं पालीगंज विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पर। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, पालीगंज विधानसभा सीट की जब बात आती है, पिछली बार हमने चुनाव में देखा था जो 2010 में बीजेपी से विधायक बनी थी वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। जो आरजेडी से 2015 में चुनाव जीते थे वो दूसरी पार्टी का पक्ष थामे हुए नजर आए थे, जेडीयू से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। इसके बावजूद आपकी जो बढ़त वहां पर थी वो बहुत बड़ी थी। इस बार के चुनाव पिछली बार से कितने अलग आप देखते हैं? मुश्किल बढ़ेगी इस बार क्योंकि एलजेपी साथ में है, एनडीए पूरा एकजुट नजर आ रहा है। देखिए, पिछले चुनाव में एलजेपी और जेडीयू मिला करके भी अगर देखा जाए तो हम लोग का वोट शेयर काफी ज्यादा था। बिल्कुल, दोनों को जोड़ देंगे तब भी हम लोग 15,000 से ज्यादा से दर्ज किए थे। और इस बार जो है वो 5 साल का जो कार्यकाल हमारा है वो चाहे विधानसभा क्षेत्र में हो या पूरे बिहार स्तर पर हो, हम लोगों ने काफी मेहनत की है और विभिन्न तरह के मुद्दों को सदन में उठते हुए पालीगंज की जनता ने शायद पहली बार देखा है। पालीगंज की जनता में एक मैसेज ये है कि अभी तक किसी विधायक ने उनके मुद्दों को लेकर के या जनरल जो युवाओं का मुद्दा है, शिक्षा रोजगार का सवाल है, इसको लेकर के अभी तक किसी ने बोला नहीं था। तो एक तो ये मैसेज है, 5 साल मेहनत खूब हुआ है और हमारी पार्टी का जो आधार है, महागठबंधन का जो जनाधार है पालीगंज में, वो काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी बेहतर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ इस बार बिहार का एक अलग मूड चल रहा है। 20 साल का ये शासनकाल है एनडीए का और बिहार की जनता ये महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है। तो लोग सरकार को बदलने के लिए आतुर हैं। तो कई लोग जो पिछली बार इधर उधर वोट किए भी होंगे, उनके अंदर यह आकांक्षा है कि सरकार बदलना है, तो सब लोग इस बार सरकार बदलने के लिए महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को वोट करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि बदलाव की दिशा में जो है वो बिहार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की ओर से, अब आपने बदलाव की बात करी है, वो लालू यादव के कार्यकाल को लेकर के जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि अगर महागठबंधन आता है सत्ता में तो फिर वही पुराना वाला दौर आ जाएगा। इससे कैसे काउंटर? देखिए, पुराना वाला जो दौर था, कमियां हर दौर में हो सकती है, लेकिन उस दौर में क्राइम को लेकर के जो माहौल बनाया गया, हम ये मानते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा क्राइम, और केवल हम नहीं मानते हैं बल्कि ये ग्राफ में है, ये आंकड़ों में है, आज के समय में क्राइम हो रहा है। लेकिन समझिए कि वो एनडीए की सरकार नहीं थी, कोई मीडिया मैनेजमेंट नहीं था, कुछ लोगों को वो सरकार जो सामाजिक न्याय को केंद्र में रख करके चल रही थी, कुछ लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उसको जंगल राज कह करके लोगों ने चलाया। आज जो चीजें हो रही हैं, आज अखबार खोल के देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं कि फ्रंट पेज पर अपराध की घटनाएं न हो। बिल्कुल, हत्या बलात्कार की घटनाओं में कई गुना का इजाफा है, तो क्राइम बढ़ गए। इसके बावजूद इसको कोई जंगल राज नहीं कर रहा है। 900 करोड़ का घोटाला, चारा घोटाला हुआ तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो जेल में चले गए। आज 70,000 करोड़ रुपए का सीएजी ने कहा कि घोटाला हुआ है बिहार में, जो पैसे आए उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला, वो घोटाला ही है, लेकिन उस पर कोई चू नहीं हो रहा है। तो ये, लेकिन जनता के पास ये मैसेज है, तो लोग ये नहीं मानते हैं कि उस समय की सरकार क्या थी। अच्छा, अभी जो महागठबंधन का चरित्र है और उस समय जो सरकार का चरित्र था वो एकदम अलग है। तो लोगों ने लालू जी के शासनकाल को देखा है, अब युवाओं को लगता है कि तेजस्वी जी अगर आए तो नए तरीके से बिहार के अंदर बदलाव के संभावनाओं को उजागर किया जाएगा, इसलिए लोगों का यकीन है।
ये तो विपक्ष के पास चूंकि कुछ मुद्दा नहीं है, 20 साल का हिसाब ये नहीं दे रहा है। 20 साल में इन्होंने क्या किया इसकी बात नहीं हो रही है। उससे पहले क्या था, चलिए ठीक है, थोड़ा देर रुकते हैं, और उसके पहले क्या था, 90 से पहले बिहार में क्या था, ये कोई जानने की कोशिश करे। 90 से पहले बिहार के भीतर दलित पिछड़ों की स्थिति ये थी कि कोई गरीब किसी दबंग के सामने, सवर्ण के सामने, जमींदार के सामने चप्पल पहन करके नहीं चल पाता था। तो उस जकड़न को तो तोड़ा गया। तो लोग कहते हैं 20 साल पहले का क्या था, 20 साल छोड़िए, 30 साल पहले के बाद जाइए, उस कार्यकाल से पहले की स्थिति बिहार में क्या थी। तो देखिए, बात यही है कि मीडिया पे कुछ लोगों का कब्जा है, उनका एक खास नजरिया होता है, और उसी से वो पुराने समय में जाकर के चीजों को गड़बड़ करवा रहा है। और आज का युवा क्यों देखेगा 25 साल 30 साल पहले की बात। जो बच्चा पैदा हुआ था नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के समय, बिल्कुल, आज वो वोटर हो गया है, और उसको आप कह रहे हैं कि उससे पहले की बात सोचिए। तो लोग आज की बात सोच रहे हैं, और आज बिहार की हकीकत यही है कि यहाँ पे रोजगार की संभावनाएं नहीं है। अगर किसी को छोटा मोटा 10-12 हजार का भी नौकरी करना है, उसको बिहार छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये क्रूशियल सवाल है, जरूरी सवाल। यानी कि जब विकास की बात आती है तो पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अच्छा, अब पालीगंज विधानसभा सीट को लेकर के भी मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि वहां की जनता ने आपको 5 साल दिए हैं, विधायक बनाकर भेजा है। पालीगंज में आपके द्वारा इन 5 सालों में क्या कुछ काम वहां पर किया गया? देखिए, पालीगंज में कई ऐसे काम हुए जो विधानसभा स्तरीय काम थे। छोटे छोटे गांव की जो समस्याएं थी, वहां जो डेवलपमेंट का सवाल था, वो सब तो हुआ, लेकिन विधानसभा स्तरीय काम, जैसे पालीगंज में आप जाएंगे तो वहां पुनपुन नदी के ऊपर समदा पुल का मांग, समदा गांव एक है, वहां पे पुल का मांग, उससे 50 के आसपास गांवों का 4 जिलों से कनेक्शन होता है। और ये दशकों से मांग चल रही थी, लोगों ने मांग किया। हमने भी विधानसभा में चुनाव जीतने के तुरंत बाद हम लोग विधानसभा में बात कहे, सरकार ने खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि हमारा कोई प्रस्ताव नहीं। उसके बाद आंदोलन करके 10,000 जनता का हस्ताक्षर करवा करके, दबाव बना करके, दोबारा 3 बार विधानसभा में लड़ करके हमने उसको अंत तक पास करवाया, और उस पर काम चल रहा है। तो एक बड़ा मैसेज वो है। पालीगंज अनुमंडल भी है, अनुमंडल का हेडक्वार्टर पालीगंज है, वहां कोई डिग्री कॉलेज नहीं थी, कोई कॉलेज पहले से नहीं था। हम लोगों ने विधानसभा में जब ये कहा तो सरकार ने कह दिया कि नहीं भाई, अनुमंडल में डिग्री कॉलेज है तो दूसरा नहीं खोलेंगे। अब पालीगंज अनुमंडल में विक्रम एक जगह है, वहां पे डिग्री कॉलेज पहले से था, तो इस नाम से वो लोग नहीं खोल रहे थे। लेकिन उसको भी लड़ करके झगड़ के हम लोगों ने सरकार को बाध्य किया कि वो नियम बनाए कि भाई अनुमंडल नहीं रहेगा सीमा, हर ब्लॉक में अब डिग्री कॉलेज होगा। तो पालीगंज में भी डिग्री कॉलेज उस लिहाज से सरकार ने स्वीकृत किया। पालीगंज की जनता को अगर जमीन के रजिस्ट्री करवाने कहीं जाना है तो उसको जाना पड़ता था काफी दूर जाकर के विक्रम, वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस थी। पालीगंज में हम लोगों ने निबंधन कार्यालय खुलवाने का काम किया, विधानसभा में उठाया। फाइनली मुख्यमंत्री की जब यात्रा चल रही थी तो मैंने खड़ा होकर कहा कि भाई ये मुद्दा हमारा सॉल्व कीजिए, तो उसका समाधान निकाला गया, सरकार ने माना। 25-30 साल बाद पालीगंज में टोटल नहरों की एक साथ उड़ाही, संपूर्ण जो नहर है, पालीगंज का इलाका सोन नहर का इलाका है, सिंचाई के लिए लोग नहरों पर डिपेंडेंट है। तो उन नहरों की उड़ाही की गई और अंतिम छोर तक पानी कैसे पहुंचे इसकी गारंटी की गई। तो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आम जनता के लिए ये महत्वपूर्ण काम है। ऐसे कई सारे और काम हम लोगों ने पालीगंज में कराया। बाकी करीब 170 के आसपास पालीगंज में सड़कों का निर्माण हुआ। हम लोग जब 2020 के चुनाव में घूम रहे थे तो सबको याद होगा, कई सड़कों पर हम लोग की जब गाड़ियां चलती थी तो एकदम खराब स्थिति में रहती थी। हम लोगों ने रोड शो किया था उस समय, तो रोड के चलते कई सारा शो खराब हो गया, कई गाड़ियों को रुक जाना पड़ा, गाड़ियां बिगड़ गई, पंचर हो गई, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। आज पालीगंज में जाकर के कोई देखे तो अधिकांश सड़कों का निर्माण हो चुका है। जो बचे हुए हैं उनका भी 2-3 महीने में काम पूरा हो जाएगा। तो ये काम हुआ पालीगंज के अंदर। यानी कि आप लगातार पालीगंज के विकास को लेकर के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज जनता में जो होता है वो होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लीडर्स, रिप्रेजेंटेशन जो है आपका, जो प्रतिनिधि है, उसकी उपलब्धता। इस मामले में हमने एकदम लगातार 5 साल, छोटा से छोटा कोई घटना हो, दुर्घटना हो, किसी का असामयिक निधन हो जाता हो, उसको मुआवजा दिलवाना हो, उससे परिवार से मिलना हो, शोक संवेदना व्यक्त करना हो,
इस पे हम लगातार सक्रिय हैं। यानी कि जनता के बीच में भी आप लगातार बने रहे हैं। अच्छा, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि जो दूर सुदूर गांव में लोग रहते हैं, कई बार उन तक योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पाता है। क्या आपके क्षेत्र में लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा पूरी तरह से मिल रहा है? और साथ ही साथ में सहयोग की बात भी मैं यहाँ पर करूंगा। सर, जब भी हम जाते हैं जनता के बीच में तो जहाँ पर विपक्ष के विधायक होते हैं, एक शिकायत रहती है कि सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है। पालीगंज को लेकर भी ऐसा है? देखिए, निश्चित तौर से सरकार का समर्थन तो कम ही रहता है विपक्ष के चलते भी। और बिहार में ये 20 साल का जो सरकार रहा है, यहाँ पे अधिकारियों का और पूरा सिस्टम का जो काम करने का तरीका है वो निहायत ही मतलब गैर जिम्मेदाराना रहा है। उन लोगों का, जैसे सरकार ने घोषणा किया 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, तो हर घर नल जल योजना की घोषणा हो गई। तो कायदे से इस नियम के मुताबिक हर घर तक नल जल पहुंचना चाहिए। आज के समय में पालीगंज नहीं बल्कि पूरा साउथ बिहार, बल्कि बिहार का अधिकांश हिस्सा आज वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। पीने का पानी तक नहीं है। तो ये संकट इसलिए हुआ क्योंकि हर घर नल जल योजना जो है वो पूरी तरीके से फेल होगा। उसी तरीके से हर घर पक्की गली नली योजना, ये मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में आता है। हर घर पक्की गली नली योजना का मतलब था कि सरकार एक फंड एलोकेट कर रही है, सब जगह बनेगा। हम तो देख रहे हैं कि पालीगंज में ऐसे कई गांव जहां पे हर घर, छोड़िए कोई घर तक पक्की गली नाली योजना नहीं पहुंचा हुआ है, कोई घर तक नहीं। और एक एमएलए के पास जितना फंड सरकार देती है और जितना बड़ा इलाका होता है, तो हम लोग तो मान लिया अगर 317 गांव है, आप फंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर गांव में मुश्किल से आप एक काम करवा पाएंगे। लेकिन उस गांव में होना है 30 काम, 20 काम होना है। तो इसका आक्रोश जनता को सरकार की तरफ होना चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है कि विधायक जी ने नहीं करवाया। बिल्कुल। तो ये सब हम लोग समझते हैं चीजों को। बिहार की जो स्थिति है, कोई भी विभाग की, जैसे अभी चुनाव आ रहा है, तो आनंद फानंद में सरकार ने कह दिया कि नहीं भाई, आपकी सारी मांगे हम मान लेंगे। आपने ये जो लिस्ट दिया था सड़कों का, इसको हम मान रहे हैं। लेकिन आप सड़कों का जब टेंडर जारी कर रहे हैं तो उसका एस्टीमेट इतना लो करवा दे रहे हैं, और ऊपर से सरकारी लूट। जो ग्लोबल टेंडर बिहार में आपने सुना होगा, ग्लोबल टेंडरिंग हुई है, एक कॉन्ट्रैक्टर को एक साथ 25 रोड 30 रोड का टेंडर मिला है। तो ये इसलिए हुआ ताकि सरकार आसानी से वहां से पैसा ले सके। तो ये करवा करके, फंड डाउन करवा करके अपने सड़कों की क्वालिटी कमजोर करवा दी सब जगह। अब वो सड़कें बनेगी और 2-3 बरसात झेलेंगी, ये बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की क्राइसिस तो सरकार का सिस्टम के अंदर बना हुआ। अच्छा, करप्शन को लेकर के आप लगातार बात कर रहे हैं। करप्शन को लेकर के मैं, जब जनता की बात आती है, जब अन्न योजना की बात आती है, 5 किलो राशन की बात आती है, जब हम धरातल पर जाते हैं तो लोगों के बीच में एक शिकायत रहती है कि या तो 4 किलो राशन मिल रहा है या तो 3 किलो राशन मिल रहा है। इसके अलावा लोग ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, अब बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर के आपके विधानसभा क्षेत्र में भी शिकायतें होंगी, आप तक भी शिकायतें पहुंचती होंगी, कैसे निस्तारण करते हैं? कुछ कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर तो हमने कार्रवाई की है, लेकिन सवाल है कि सिस्टम ही ऊपर से लेकर के नीचे तक सड़ा हुआ है। अब जैसे ये 4 किलो राशन जो है, उसमें करप्शन केवल डीलर के लेवल पे नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जहां से अनाज की सप्लाई हो रही है, गोदाम से जहां पे अनाज जिसको देने के लिए, डिलीवर करने के लिए जिसको ठेका मिला हुआ है, और जो उसके ऊपर अधिकारी बैठा हुआ है, वहां से जो सप्लाई में मतलब गड़बड़ी होती है, वहां से जो करप्शन शुरू होता है, वो नीचे जाते जाते तक 1 किलो अनाज के रूप में दिख जाता है। उसी तरीके से ब्लॉक में आप कोई काम करवाने जाए, थाना में कोई काम करवाने जाए, तो थाना का भी मिजाज क्या है? किसी ने आपका सर तोड़ दिया, मार के सर फोड़ दिया, अब आपका सर फूटा हुआ है, आप थाना में गए तो आपसे 5,000 रुपए लेगा आपका FIR करने के लिए। अब जिसने सर फोड़ा वो गया, उससे भी 5,000 रुपए लिया, तुमको अरेस्ट नहीं करेंगे ये कहे। तो न्याय कहाँ है? दूसरा कि थाना जो है वो, क्राइम जो बढ़ता हुआ बिहार में आपको दिख रहा है, थानों के पास रिसोर्सेस कम कर दिए गए हैं। जो रिसोर्स थाना को मिलना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए मिलना था, वो पूरा रिसोर्स कहीं ना कहीं सरकार ने शराब पकड़ने के लिए शिफ्ट करवा दिया। तो जो शराब पकड़ने वाले जो विभाग है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास फोर्स है, ताकत है, वो अंधाधुंध जाते हैं महादलित टोलों में और तबाही मचा देते हैं।
और इधर क्राइम हो रहा है तो पुलिस के पास। अच्छा, सिस्टम की आपने बात करी, अगर सुधार करना है तो पहले सिस्टम को सुधारने की यहाँ पर जरूरत बदलना पड़ेगा। है। बिल्कुल, सिस्टम बदलने की जरूरत आप बता रहे हैं। सवाल शराब को लेकर के आपने उठाया, शराबबंदी को लेकर के भी मैं जब जनता के बीच में जाते हैं तो लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि शराब बन भी रही है, बिक भी रही है, लोग पी भी रहे हैं और जहरीली शराब से मौत के आंकड़े भी लगातार सामने आते रहते हैं। शराबबंदी को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या नीति में कोई गड़बड़ी है? क्योंकि मंशा तो ठीक है, मंशा पर कोई सवाल नहीं हो सकता कि शराबबंदी, अगर लोग शराब नहीं पिएंगे तो जो क्राइम है वो भी उसका ग्राफ गिरेगा, जो परिवार में महिलाओं पर अत्याचार होता है वो कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्रियान्वयन की जब बात आती है तो कहाँ फेलियर हो जाता है? नहीं, मैं इस तर्क से भी सहमत नहीं हूँ कि शराब पीने से महिलाओं के ऊपर क्राइम ज्यादा होता है। वो एक मानसिकता की बात है। लोग पानी पी करके भी महिलाओं को पीट सकते हैं, अपनी पत्नी को पीट सकते हैं, तो आप पानी बैन नहीं कर देंगे। वो जो मानसिकता उनके अंदर है, महिला को पीटा जा सकता है, ये जो मानसिकता है इसको बदलना पड़ेगा। शराब पी के पीट दिए वो इम्पोर्टेंट नहीं। वो अगर यही होता तो बिहार में घरेलू हिंसा का मामला बंद हो जाना चाहिए था। अगर शराब बंद है तो बिल्कुल एक्सीडेंट के केसेस बंद हो जाने चाहिए थे, कम हो जाने चाहिए थे कम से कम। तो कहीं से कम होता वो नहीं दिख रहा है। ये एक मोरल क्वेश्चन सरकार ने इसको बना दिया। देखिए, हम शराबबंदी के पक्ष में कभी नहीं गए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस नियम का जो असर होगा वो एक क्लास के ऊपर होगा, एक कास्ट के ऊपर होगा। तो ये क्लासिस्ट है और कास्टिस्ट नियम है। जितनी गिरफ्तारियां शराबबंदी में हुई, सरकारी आंकड़ा ये कहता है, आप उठा करके देखिए, जितनी गिरफ्तारियां हुई वो महादलित परिवार के लोगों की हुई। सरकार कह रही थी कि महिलाओं का समर्थन है शराबबंदी कानून को। महिलाओं को हमने देखा है कि वो गहना बेच करके अपने पति को जेल से छुड़वाई है, क्योंकि पति शराबबंदी के मामले में जेल चला गया। मुसहर समाज को एक अद्भुत किस्म का डर के अंदर डाल दिया गया है। देखिए, शराब कुछ लोगों के लिए कल्चरल चीज है, सबके लिए नहीं है। लेकिन एक समुदाय है जिसके लिए वो कल्चरल चीज है, उसकी संस्कृति में वो घुस गया है। शराब कोई बाउंड्री को चाइना का दीवार बना देंगे बिहार के बाहर से तो शराब बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि शराब लोग घर में अपने किचन में कुकर में बना सकते हैं। बिल्कुल, तो वो पहले से बनाते रहे लोग। तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करने के बजाय इस पे ज्यादा करने के, चुनावी हथकंडा उस समय का था, लोगों ने मोरल क्वेश्चन बनाया और धीरे धीरे बिहार में इसको लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया। हमें लगता है कि इसके बजाय अगर नशा मुक्ति केंद्र बड़ी संख्या में और क्वालिटी वाले खोले जाते, जिनकी बर्बादी हो रही है शराब पीने के चलते, उनको अगर उसमें डाला जाए, उनको सुधारा जाए तो काफी अच्छा हो सकता था रिजल्ट। आज के समय में बिहार में जो है, आप देखिए कि शराब बंद तो है, शराब बिक भी रहा है, एक पैरेलल इकोनॉमी भी चल रहा है, गरीब पीटे भी जा रहे हैं, लूटे भी जा रहे हैं, और सबसे बड़ा कि नशा का एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, सूखा नशा 10वीं की 12वीं के बच्चों तक वो पहुंच गया। 10वीं छोड़ी, उससे भी नीचे के जो बच्चे हैं वहां पे सब चल रहा है। तो इस पे सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? इसलिए जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ नशा मुक्ति केंद्रों की अधिकता होना, ज्यादा होना सबसे। अभी तो किसी को अगर नशा मुक्ति केंद्र में जाना, उसको पता ही नहीं कि पटना जिला में कहाँ जाए। प्राइवेट जो खुले हुए इतने महंगे हैं कि वो लोग वहां पे अपने बच्चों को नहीं, किसी को डाल नहीं सकते हैं। तो ये संकट है। तो इसलिए हमारा मानना है कि शराबबंदी के बजाय ये जो वैकल्पिक रास्ता है वहां पे ध्यान दिया जाए। यानी कि वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करने की वहां पर जरूरत थी, और इस जो फैसले है इस पर पुनर्विचार सरकार को जरूर करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, नालंदा सीट से आप चुनाव लड़े थे, वहां पर क्या आपको लगा कि आपका अनुभव कैसा रहा वहां पर चुनाव लड़ने का, और क्यों जीत नहीं पाए, क्या वजह रही उसकी? देखिए, नालंदा की जनता ने बहुत जबरदस्त समर्थन दिया और बहुत हौसला हम लोग का बढ़ा था। बिल्कुल, चुनाव हम लोगों ने काफी गर्मजोशी से लड़ा। समय थोड़ा कम मिला था, एक बात तो ये है कि टाइम कम मिला। नालंदा माननीय मुख्यमंत्री जी का जगह कहलाता है, लेकिन इतना हम लोगों ने जरूर किया था कि इससे पहले के जो चुनाव हुए थे लोकसभा का, पता कीजिए मुख्यमंत्री जी जाते तक नहीं थे प्रचार में, न तो कैंडिडेट ठीक से घूमते थे, बस जेडीयू के नाम पर, मुख्यमंत्री जी के नाम पर वहां चुनाव निकाल लेता था एनडीए माने जेडीयू। लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री को 3-3 बार पद यात्रा करना पड़ा। अंधाधुंध अधिकारियों को पूरे बिहार से समेट के वहां लगाया गया। लोकल जितने अधिकारी हैं, बीडीओ, एसडीओ,
डीएसपी, थाना, सबको लगा दिया गया चुनाव में और अथाह पैसे बांटे गए हम लोग के सामने। तो एक तो ये वजह रहा कि आप नालंदा में चुनाव केवल किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे थे। तो एक तो ये वहां पे रहा। दूसरा वहां का एक ये भी था कि अभी तक जो चुनाव में हार जीत का आंकड़ा था वो बहुत ज्यादा था। हम लोग को 4 लाख वोट मिले, पहले 4 लाख वोट से लोग हारते थे। तो नालंदा की जनता ने महसूस किया कि एक मजबूत विकल्प उनके सामने उपलब्ध है और उसको हम हार नहीं मानते हैं। नालंदा में जो रिजल्ट आया उसको हम मानते हैं कि वो हमारी काफी बढ़त है। और निश्चित तौर से नालंदा से मेरा कनेक्शन तब से आज तक बना हुआ है। हम लोग रेगुलर विजिट करते हैं, कोई घटना दुर्घटना, मीटिंग, सभा कुछ करना होता है। अच्छा, अगर आगे मौका मिलेगा तो फिर से नालंदा लोकसभा सीट से किस्मत आजमाएगी? पार्टी हमारी कहेगी तो हम जाएंगे। हम लोग के यहाँ CPI-ML हमारी पार्टी है और हमारे यहाँ पार्टी में अनुशासन है। तो पार्टी कहेगी कि आप जाइए, दोबारा से लड़िए, जाएंगे। अगर पार्टी कहेगी कि आप बस वहाँ संगठन बनाइए तो हम संगठन बनाएंगे। यानी कि पार्टी का निर्देश जो है वो सर्वप्रथम आपके लिए रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल अब आपसे मैं लूंगा। बदलाव की बात आपने बिहार में की है, अगर बदलाव आपको नजर आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन कितनी सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है? साथ ही साथ में एक और सवाल इसमें ऐड कर देता हूं। पिछली बार जो वाम दलों की 3 जो पार्टियां हैं वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 16 सीटें जीती थी। इस बार कितनी सीटें, सीट शेयरिंग पर कहीं पेंच तो नहीं फंसेगा? कितनी सीटें आप लोग चाह रहे हैं और क्या आपको लगता है कि उतनी सीटें मिलेंगी महागठबंधन? देखिए, हमारी पार्टी ने 40 सीटों का लिस्ट दिया है, CPI-ML ने। बाकी लेफ्ट पार्टी अपनी लिस्ट देगी। हमारी पार्टी ने 40 सीटों का दिया है लिस्ट और वो लॉजिकल इस सेंस में है कि बिहार में अभी जो महागठबंधन है उसका स्ट्राइक रेट या पिछले चुनाव का रिजल्ट जो पॉजिटिव रहा वो उसी इलाके में रहा जहां CPI-ML का होल्ड मजबूत। एग्जैक्टली। जहां पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, जिस इलाके में, जिस जिले में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, उस जिले में पूरा महागठबंधन का परफॉर्मेंस कमजोर था, अपेक्षाकृत कमजोर था। इसीलिए हमारा ये तर्क है, हमारा ये मानना है कि वैसे जिले जहां पिछली बार हम लड़ नहीं पाए, हमारा संगठन है, हमारा सब चीज है, बिल्कुल, तो वहां पे CPI-ML को अगर सीट मिले तो उसके गरीबों का जो एक विश्वास होता है CPI-ML के साथ, माले है तो विश्वास है, ये बिहार में गरीबों के बीच में ये सेंस है। तो वहां अगर एक सीट, 2 सीट उस जिले में दिया जाए तो पूरे महागठबंधन को इसका फायदा होगा। गरीबों का आकर्षण पूरा अलायंस के प्रति बढ़ेगा। तो हम लोग का पूरा जो प्लानिंग है वो जिला के अनुसार है, अलग अलग जिलों में हम लोगों ने मांग कर किया है। हमें लगता है कि 30 से 40 सीट के बीच में हमारी पार्टी को मिलना चाहिए, लेकिन सही बात है कि इसके लिए हम सही व्यक्ति नहीं इस पर कोई बयान देने के लिए। पार्टी में बिल्कुल कुछ नेता हैं जिनको ये जिम्मेदारी मिली है, उनको वही लोग निगोशिएट। अच्छा, ठीक है। अगर बदलाव की बात आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको महागठबंधन कितनी सीटें जीतेगा इस बार चुनाव? नहीं, सरकार देखिए बन जाएगी इस बार। युवाओं के अंदर एक जबरदस्त समर्थन महागठबंधन को है, इंडिया अलायंस को है। और युवा जो है वो 25 साल पहले सोचिए, 2005 से पहले कुछ था जी, इस तर्क में युवा नहीं, मजाक टाइप का लग गया। अब हम लोग सदन में जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले आप लोग कपड़ा पहनते थे जी, तो कोई बात है बताइए, हम लोग पढ़े लिखे कैसे? इतना मिथ चल रहा है। 2005 से पहले कोई निकलता नहीं था बाहर। 4 से 7 हम यहीं पटना यूनिवर्सिटी में, हम ग्रेजुएशन का हम छात्र थे, तो हम लोग क्या बंद रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। अपने कार्यकाल को, अपनी जवाबदेहियों को ढक करके आप पुराने समय को ऐसे चिन्हित करवाते हैं और उसके लिए पूरा घटाटोप बना करके, मीडिया का माहौल बना करके आप ऐसे करते हैं जैसे सच को एकदम ढक देना है, कुछ चीजें खड़ी कर देनी है और उसी पे चर्चा करना है। लेकिन लोगों का तो वो एंगल नहीं रहता है। पहले जब तक इतना ज्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इतना ज्यादा जब यूट्यूबर्स नहीं थे, यूट्यूब का माहौल नहीं था, तब मीडिया पूरा समाज कंट्रोल कर सकता था। आज के समय में अल्टरनेटिव मीडिया बहुत है, तो लोगों को उनके ऊपर भी यकीन है, वहां भी लोग देखते हैं, टीवी से ज्यादा लोग देखते हैं सोशल मीडिया को। नहीं, आप मीडिया को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपसे मैंने इतनी लंबी बातचीत करी, कहीं पर आपको ऐसा लगा कि मीडिया पर कब्जा है? क्योंकि अब हर चैनल की जिम्मेदारी तो हम ले नहीं सकते, लेकिन मेरा जब मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ तो मैं मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जिसको रवीश जी ने कहा था कि गोदी मीडिया है, तो हम उसकी केवल बात कर रहे हैं। बाकी आप लोग के प्रति, आप लोग के चैनल जो हैं, उन चैनलों के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। बहुत लोग मेहनत करते हैं
लेकिन सरकार जिसके ऊपर मेहरबान है और सरकार की जो गोद में बैठ गए हैं लोग, उनसे मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया और विस्तार पूर्वक जानकारियां साझा की। आपने बताया कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ काम किए हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि इस बार जो पुराना जमाने को लेकर के सिगुफा फेंकने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार से पहले बिहार में क्या था, वो नहीं चलेगा। सरकार को ये बताना होगा कि इन 20 सालों में क्या कुछ काम किया है। रही बात पालीगंज विधानसभा की, तो विकास के काम गिनवाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या जनता इनके विकास के कामों पर मुहर लगाएगी, ये सवाल बड़ा है। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।